तो विद्युत रासायनिक सेल में दो चीज़ हम लोग सीखे थे कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल। गैल्वेनिक सेल क्या था, जब कोई केमिकल ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को करंट एनर्जी में परिवर्तित कर रहे थे तो उसको गैल्वेनिक सेल बोल रहे थे। जब कोई करंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर रहे थे तो उसको विद्युत अपघटनीय सेल बोल रहे थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब गैल्वेनिक सेल में आइए जानते हैं। अभी हम बताए कि अगर कोई रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तब जाकर उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का क्या नाम था पता है? विद्युत रसायन, है ना। अच्छा, इसके नाम में ही क्लियर है, विद्युत मतलब करंट, रसायन मतलब कि केमिकल। अगर विद्युत को केमिकल में परिवर्तित करते हैं कि करंट को केमिकल में परिवर्तित करेंगे और केमिकल को करंट में परिवर्तित करेंगे, तो यहीं पे ही बात क्लियर है। समझा है गैल्वेनिक सेल। अच्छा, हम एक बात बताते हैं। अगर हम कोई बीकर लेते हैं, मान लो इस बीकर में हम डाले हैं जिंक सल्फेट का विलयन, ठीक, और इसमें क्या डाले हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक। अब इसमें जिसका विलयन डाले हैं उसमें उसी का छड़ डालेंगे। इसमें अगर जिंक का विलयन डाले हैं तो इसमें किसका छड़ डालेंगे? जिंक का छड़ डालते हैं। और इसमें किसका छड़ डालेंगे? कॉपर का। क्यों डालेंगे कॉपर का? क्योंकि इसमें विलयन किसका है? कॉपर का। होता क्या है पता है? जब कॉपर का विलयन को डालते हैं तो कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन आयन में परिवर्तित होकर वो विलयन में अथी हो जाता है, घुल मिल जाता है। तो जब कॉपर के विलयन मतलब कि क्या हुआ, कॉपर का 2 विलयन खत्म हो गया। विलयन में कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन था 2 माइनस में चला गया, मतलब कि कॉपर C2+ ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक। जिंक तो जिंक है, जिंक का तो कुछ परिवर्तन नहीं होता है, ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो अगर हम क्या बोले कि जिंक के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का छड़ डाले हैं, ये क्या है? छड़ है, बहुत सिंपल चीज है। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का छड़ डाले हैं। होता क्या है कि यहां से हम डालते हैं, क्या है ये बताओ? तार है भाई, तार लगा है और हम पता कर रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो जैसे ही छड़ डालेंगे, इसमें छड़ डालेंगे, क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जब तक कि हम इसमें कोई सेतु नहीं डाल रहे हैं, जब तक कि हम इसमें कोई लवण नहीं डाल रहे हैं, लवण सेतु। कल समझ में आ रहा है? NCERT लिखता है कि इसमें लवण सेतु जब डालेंगे हम, जब इसमें लवण सेतु कोई नमक टाइप का चीज डालेंगे, इसका नाम क्या होता है? लवण सेतु। तो सवाल ये आएगा कि विलयनों को आपस में संपर्क करने का काम कौन करता है? लवण सेतु। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आया है, समझा। तो जैसे ही लवण सेतु को हम इसमें डालेंगे, जैसे ही लवण सेतु इसमें डालेंगे, झट से इधर मीटर उड़ जाएगा अपना। या मीटर लगाए हैं तो मीटर उड़ जाएगा, मतलब मीटर घूमने लगेगा, या बल्ब लगाए हैं तो बल्ब जलने लगेगा। क्लियर है? हुआ क्या कि इसका जो एनर्जी था, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें आ गया, समझा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, इसके पास जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। अच्छा, क्यों ज्यादा था? जिंक का कितना होता है परमाणु संख्या? 30, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? 30 हुआ है। बाहरी कक्षा में होना क्या चाहिए? या तो 8 हुआ, या तो 18, या तो 32 हुआ। 2 8 18 32। लेकिन जब इसका तुम अथी लिखेगा तो 2 8 18 और 2 बच जाता है। चाह की रहा है यहाँ, इसकी दिली तमन्ना क्या है कि भाई हमसे 2 कोई ले लो। तो क्या करता है? विलयन मिल गया, इसको रास्ता भी मिल गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसा ना है कि भाई इसमें 2 ज्यादा है, उड़ जाओ, ऐसे नहीं उड़ जाता है। उसका एक माध्यम होता है जाने का रास्ता। जैसे इसको रास्ता मिल गया, इसको छड़ मिल गया, तो छड़ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएगा। तो इस छड़ में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया, समझ रहा है बात, प्रवाहित हो गया, तो ये जो माध्यम मिलेगा छड़ से, और एगो माध्यम मिल गया इसको, एल्युमिनियम तार के अंदर चल गया। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा से इस दिशा में हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल करके इधर जा रहा है, और कॉपर को 2 जरूरत भी था, कहा कि 2 कॉपर पहले निकल गया था। जो नॉर्मल कॉपर होना चाहिए वो ई कॉपर, लेकिन इससे तो 2 कॉपर पहले निकल गया था इससे।
विलियन में आने के बाद। तो इसको दूगो जरूरी भी था कि भाई लाओ कोई बात नहीं है तुमसे, अब जरूरी भी था और आ भी गया, तो इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होगा तो करंट का प्रवाह किधर से किधर होगा? इधर से इधर। बहुत अच्छा, करंट का प्रवाह इधर से इधर होगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? इधर से इधर, यानी कि जिंक सल्फेट से कॉपर सल्फेट की ओर। क्यों हो रहा है समझ में आया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन दूगो ज्यादा था तो ये देना चाहता था, इसके पास दूगो कम था तो ये लेना चाहता था, तो समीकरण बनेगा। अच्छा, इसको हम एनोड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको कैथोड बोलते हैं। समझा? कैथोड को प्लस बोलते हैं और एनोड को माइनस बोलते हैं। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। समझा? ठीक है, तो सूत्र बनता है कि जिंक सल्फेट, जो जिंक है वो क्या करता है? दूगो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यानी कि जिंक ने क्या किया? दूगो इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। पहले से ही हम जानते थे, पहले से जिंक के पास दूगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब यहाँ कौन सी किया? दूगो इलेक्ट्रॉन केकरो दान कर दिया। इतना ये समीकरण में कुछ डिफॉल्ट है, समझ में आया? क्लियर है कि भाई जिंक ये है, पूरा पूरा नहीं दिया, हाँ दूगो इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया है उसको। और क्या है अपने पास? कॉपर। कॉपर के पास क्या है? दूगो इलेक्ट्रॉन पहले से कम है इसके पास। कॉपर के पास दूगो इलेक्ट्रॉन पहले से कम है, तो यहाँ दूगो लेना चाह रहा है किससे? तो दूगो ले लेता है ना, दूगो इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, सॉरी इससे यहाँ ले लिया दूगो इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या आ गया? अब इसके अंदर दूगो इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, कॉपर नॉर्मल बन जाएगा, जो जितना जरूरी था वो हो गया। ये समीकरण समझ में आया? तो इसका जो बनता है अभिक्रिया रिएक्शन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। समझा? कि अगर कहीं पर कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो उसको ऑक्सीकरण, हाँ ग्रहण कर रहा है तो अपचयन बोलेंगे, और जब कोई इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो ऑक्सीकरण। समझा? क्लियर है? ठीक है। और ये दोनों को 10th में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया घटित हो रहा है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ये 10th की बात है, यहाँ बता दिए। ठीक है, क्लियर है? वैसे नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ तो समझ, इतना समझ जाओ कि अगर हम कहीं पर, अरे इधर तो दिख ही नहीं रहा था, अगर हम कहीं पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया कर रहे हैं तो उसको मूलतः मूल रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब अगर इसको हम अभिक्रिया बनाए तो दूगो इलेक्ट्रॉन से दूगो खत्म हो जाएगा, ये कैसे बन जाएगा? ऐसे वैसे खत्म नहीं भी करेगा, तुम समझ जाएगा कि जिंक के पास दूगो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा और कॉपर के पास दूगो इलेक्ट्रॉन, कॉपर दूगो लेना चाहता है, तो जो अभिक्रिया बनेगा एक ही रंग है भाई, इसके पास दूगो क्या है? हाँ, तो वैसे लिखा जाता है उसको, जिंक 2+ और प्लस में कॉपर। तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है? अरे भाई, अरे जिंक तो नॉर्मल था ना, जिंक को ना लेना था ना देना था। अच्छा, देना था जिंक को दूगो। ठीक है, तो ये तो कट गया। समझ में आया ये अभिक्रिया कैसे बना? क्या समझे? कि जिंक जो इसमें मिला हुआ था, मिक्स था इसमें, कि जिंक और कॉपर जो दूगो लेना चाहता था, तो जिंक क्या किया? दूगो इसको दे दिया, सॉरी इसको कॉपर को दे दिया, कॉपर अपना परिपूर्ण हो गया। इतना ही यहाँ पर नहीं समझना है, बस ये अभिक्रिया तुमको याद रखना था, इतना कहने का ये मतलब था। अब संकेत कुछ होता है, अब उसको दर्शाएंगे कैसे? किसको भाई?
अब इसको दर्शाते कैसे हैं देखो, जिंक एगो डॉट देंगे, फिर जिंक 2+ लिखेंगे, इसका मतलब होता है लवण सेतु, और कॉपर 2+ डॉट कॉपर, बस इसी को हम लिख दिए यहाँ पर ऐसे करके। ठीक, कैसे लिखे समझ में आया? इसको एक साथ लिख दिए, इसको एक साथ लिख दिए, और इसको संकेत बोल दिए, समझा? अच्छा तुम लिख देगा कि कोई संकेत दे देंगे तो लिखो तो। अगर हम कह रहे हैं Mg+Cu2+ है, ठीक, और रिएक्शन करने के बाद Mg2+ + Cu बनता है, तो बताओ अब इसका रिएक्शन जल्दी बताओ, लिखो लिखो लिखो, लिखो, लिखो। ले आदमी Mg को एक साथ लिखेंगे, अब यहाँ न बताए थे गधा, और फिर देंगे लवण सेतु, फिर Cu2+ Cu, समझ में आया? अरे यहाँ तो यही समझा रहे थे, वही तो चेक कर रहे थे, यहाँ समझ में। चलो एक और लो, Ni+2Ag रिएक्शन करने के बाद Ni मतलब निकेल 2+ + 2Ag, अब बताओ इसको। Ni 2Ag समझाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रोड। चैप्टर आसान, बढ़िया बात है अगर आसान लग रहा है। आसान देखो, कॉन्सेप्ट से पता नहीं चलेगा कि आसान है या मुश्किल है, जब तुम क्वेश्चन करता है उस टॉपिक से रिलेटेड तब समझ में आएगा। क्वेश्चन हो रहा है तो अच्छा बात है, आसान है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो देख लो भाई अपने हिसाब से। हाँ तो अब समझते हैं इलेक्ट्रोड। अच्छा इलेक्ट्रोड कहते हैं किसको है? अभी भाई क्या पढ़ रहे हैं? अगर हम ई पूरा अभिक्रिया जो हो रहा था, ये पूरा जो अभिक्रिया हो रहा था, ये पूरा अभिक्रिया में से आधा को काट दें, आधा हिस्सा एनोड को इधर, कैथोड को इधर, समझ रहे, अलग अलग कर दें, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या समझ में आया? क्या बोलेंगे? ये आधा वाला हिस्सा को इलेक्ट्रोड, इसको भी इलेक्ट्रोड, समझ रहे हो? ये पूरा को तो जो बोले बोल दिए, लेकिन ये पूरा को, ये आधा हिस्सा को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड। मतलब एनोड एगो है इलेक्ट्रोड का भाग, एगो कैथोड इलेक्ट्रोड का भाग है। समझ में आया? लेकिन परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो बता देते हैं। अभी हम तुमको क्या बताएं चित्र से, कि जो सेल था, सेल का आधा हिस्सा अगर करें, मतलब एनोड और कैथोड, तो उसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो प्राप्त अर्ध सेल को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या वही बात हो गया ना, कि जब कोई धातु के छड़ को किसी विलयन में, मतलब Zn SO4 या CuSO4 में डुबाया जाता है, तो प्राप्त अर्ध सेल को, जो आधा सेल प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोड समझ में आया? कुछ नहीं था, जो सेल हम बनाए थे उस सेल को आधा कर देंगे तो इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोड विभव आता है।
तो इलेक्ट्रोड विभव समझा। अच्छा, इलेक्ट्रोड समझ में आया? आइए समझते इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण व विलयन पर आवेश यानी कि विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए कार्य को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, जैसे हम वहाँ पर क्या लिए थे, एक विलयन लिए थे, विलयन में एक छड़ डाले थे। कौन सा छड़ डाले थे? जो विलयन था उसी का छड़ डाले थे। अगर जिंक सल्फेट है तो जिंक का छड़ डालेंगे। देखो समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जैसे मान लो कि माइनस चार्ज है, ठीक, समझ में आया। अब इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जा रहा है तो उसको प्लस चार्ज बोल दे रहे हैं। बस स्थान परिवर्तन हो गया, मतलब अपना काम जारी रखने लगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रोड विभव बोल दिए। समझ में आया? यही बात यहाँ है कि किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किए गए कार्य इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। समझ में आया कि कोई इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रोड विभव में किया गया कार्य को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझा? हाँ, क्षण में चल गया जो इलेक्ट्रॉन उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोड विभव। मतलब ये समझो कि कार्यरत है वो। समझा? अब एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे एक होता है फेल विद्यार्थी, एक होता है टॉपर विद्यार्थी। वैसे ही होता है इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब जिस इलेक्ट्रोड विभव का तापमान, मतलब उसका जो भी मोलरता, सब चीज़ अगर हमको ज्ञात है तब जाके उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर चूज करना होगा कि इलेक्ट्रोड विभव को लेगा कि भाई तुम मानक इलेक्ट्रोड विभव को लेगा, तो किसको लेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जिसके बारे में सब चीज़ जानकारी होगा उस चीज़ को हम हिसाब में लेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोड को ऐसे दर्शाते हैं, ई देख के नीचे इलेक्ट्रोड दे देते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव में नोट डाल देते हैं ऊपर में। अरे ये तो अभी हम बताए थे। मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलर सांद्रता पर किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किए गए कार्य को मानक इलेक्ट्रोड विभव। अभी इलेक्ट्रोड विभव समझाए थे। अब उस इलेक्ट्रोड विभव में अगर हमको इस विलयन का, जो हम विलयन उसमें बनाए थे, उस विलयन का ये भी पता हो कि उसका तापमान कितना है, उसका मोलर सांद्रता कितना है, तब जाके वो क्या कहला जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर उसका सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव, अगर सिर्फ हमको ही पता का अच्छा कुछ है विलयन जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रोड विभव बोल दें। अगर हम उसके डिटेल में पता है कि भाई इसका तापमान भी इतना है, अक्सर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन जो अगर तापमान उसका पता है, उसका मोलर सांद्रता पता है, तब जाके उसको क्या बोलेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाते हैं ई नॉट इलेक्ट्रोड से। ई नॉट इलेक्ट्रोड, ई के ऊपर जी पॉइंट और इलेक्ट्रोड ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक, समझ रहा? इसमें समझने वाली क्या बात। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर ऋणात्मक चार्ज है तो उसको बोलते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रोड एनोड। समझा? कैथोड यानी कि प्लस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रोड कैथोड ऐसे लिख देते हैं। ठीक, समझा? एक और बात होता है कि अगर वोल्ट कम है तो उसको एनोड बोलते हैं, अगर वोल्ट अधिक है तो उसको कैथोड बोलते हैं। क्या समझ में आया? कहीं पे कोई मीटर में या फिर कोनो सब मशीन में वोल्ट लिखल रहता है, जैसे तुम अपन घर के बिजली वाला मीटर में देखेगा ना, उसको बटन दाब दाब के तो कहीं पे मिलेगा इतना वोल्ट, इतना वोल्ट। नहीं देखा है? अच्छा छोड़ो, आज देख लेना जाके। तो वो कितना वोल्ट का है, कम है या ज़्यादा है? किसको एनोड मानेंगे, किसको कैथोड मानेंगे? तो जिसका वोल्ट कम है उसको एनोड मानेंगे, जिसका वोल्ट ज़्यादा है उसको कैथोड मानेंगे। बात क्लियर? इस पे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझो। जिस चीज़ का वोल्ट कम होगा उसको एनोड बोलेंगे, जिस चीज़ का वोल्ट ज़्यादा होगा उसको कैथोड बोलेंगे। समझा? चलो यहाँ पर बताओ, ये दोनों में
कौन कैथोड है कौन एनोड है? ये दोनों में ए और बी में कौन कैथोड है कौन एनोड है? वो ए यहाँ लिखने चाहिए ए या बी, एक ही होते बी। चलो ये तो कोई बता देता, तुम ये बताओ। ई कैथोडी ई कैथोडी ई एनोड कह रहा है, इसको कैथोड कह रहा है। भाई माइनस में 4 है और माइनस में 2 है, तो बड़ा कौन है ये बताओ। इक्कीस है तो बोला भी तो है कैथोड इसको। ये कैथोड होगा एनोड होगा, वही तो बोला है। ठीक, तो मतलब तब हम यहाँ पे अथी क्या हो जाता है? माइनस दोनों है। हाँ दोनों माइनस में ही है और पॉइंट में भी है, यो ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट में 0.2 बड़ा है या पॉइंट में 0.4 बड़ा है? 0.4 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? पहले 0.2 ना आएगा तो बड़ा कौन हुआ? तो 0.2 में तो जो बड़ा होगा तो वो कैथोड होगा। तो भाई यार तुम पॉइंट समझ नहीं रहा है। 0 पॉइंट वाला मान पहले ही समझो कि ये दोनों में कौन बड़ा कौन है ये बताओ। 0. इसको लग रहा है 0.4 बड़ा है, ये लग रहा है। भाई बचपन की बात है, 0.4 और 0.2 में बड़ा 0.2 होगा। अब इसका मान निकाल लो तुम। 0.2 का मान कितना होता है? 1/5 होगा। इसका मान निकालो। 4/10 बताओ। इसी दोनों अब यार ये क्लियर है सीधा कि 0.2 ज्यादा बड़ा है। माइनस तो दोनों में लगा है तो माइनस का मान छोड़ ही दो, पहले यही पता कर लो कि 0.4 बड़ा है या 0.2। तो कौन बड़ा है? याद रखना 0.2 बड़ा है। तो 0.2 अगर बड़ा है मतलब 0.2 एक और 0.4 एक, तो आप बताओ कैथोड और एनोड कौन होगा? एनोड ई होगा, मतलब इसका मान कम है। 0.4 है, ई 0.2 है, इसका मान ज्यादा है, तो ये कौन सी होगा? कैथोड। आगे से याद रखना, प्लस माइनस से निर्धारित नहीं होगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। निर्धारित किससे होगा? किसका वोल्ट ज्यादा है वो कैथोड होगा, किसका वोल्ट कम है वो एनोड होगा। यही तो समझा रहे थे यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन नहीं नहीं, हर बात में नहीं नहीं समझा। आइए समझते हैं। अगर वोल्ट कम है तो उसका कुछ गुण है, अधिक क्रियाशील होगा वो। कोई भी पदार्थ ले लो या कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उसका वोल्ट कम है तो वो अधिक क्रियाशील होगा। अगर वोल्ट कम है तो वो अपचायक क्षमता अधिक होगा, उसका अपचायक क्षमता अधिक होगा। कल ये पूछेंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे। आज बस इतना ध्यान रखो कि अगर किसी भी चीज़ का वोल्ट कम है, जैसे मान लो कि हम लोग जिस चीज़ में खाना खाते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में, उसका वोल्ट कम होता है कि ज़्यादा होता है? कम होता है। मतलब किसी और चीज़ की अपेक्षा में, जैसे चांदी की अपेक्षा में। चांदी का किसके पास बर्तन है कि तुम्हारे पास? एल्युमिनियम का बर्तन है। अब बोलेगा चांद रहता है भाई, रहता है, चांदी का बर्तन रहता है। तो किसमें खाना खाना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होगा, चांदी में कि एल्युमिनियम में? अरे गरीब बताओ। एल्युमिनियम में बहुत गरीब है, क्योंकि एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, तो वो धातु के साथ क्रिया करके तुम्हारे भोजन को खराब कर देगा। जो कम क्रियाशील है, जिसका वोल्ट अधिक होगा, जैसे अगर चांदी ले लिया जिसको एजी बोलते हैं, और एल्युमिनियम ले लिया जिसको एल बोलते हैं, तो इसका क्रियाशील कौन सी है? अधिक है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का
वोल्ट कम है तो क्रियाशील भी अधिक होगा, इसका वोल्ट अधिक है तो इसका क्रियाशील कम होगा। अरे भाई क्रियाशील अगर अधिक है, क्रियाशीलता अगर अधिक है तब जा करके ज्यादा प्रॉब्लम होगा तुमको, वो खाना खाएगा तो उस चीज से ज्यादा दिन तक। अगर क्रियाशीलता कम, अरे क्रियाशीलता का मतलब समझा कि भोजन में अगर उस चीज का कोई कण आ गया या फिर वो क्रिया कर दिया या फिर उसको खराब कर दिया तब क्या होगा। सोच रहा है कि तुम्हारे शरीर को हानि न पहुंचाएगा, कि इससे अच्छा फायदा कौन होगा, जो कम क्रिया करेगा ना, भोजन के साथ फूड के साथ जो कम, तो कहीं ना कहीं वो क्रिया कर रहा है ना, भले नहीं कर रहा है या काम कर रहा है लेकिन क्रियाशीलता तो है उसमें। हम कंपेयर करके समझाना ही चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई सिल्वर चांदी के बर्तन में खाना खा रहा है तो ज़्यादा सेहत के लिए फायदा है। हम कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तुम चांदी खरीदने का बात कर रहा है, तुमको एल्युमिनियम नहीं पूर रहा है। एल्युमिनियम छोड़ो, पहले खाना तो मिल जाए, खाना नहीं मिल रहा है तुम वो छोड़ो ना, तुम लोग गरीब का अलग फंडामेंटल है। खैर छोड़ो, समझो बात को कि अगर हम कम क्रियाशीलता वाले चीज ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है या अधिक क्रियाशील वाला चीज ले रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर तो बर्तन यही वाला है, कम क्रियाशीलता वाला। अरे भाई फिर अधिक क्रियाशीलता वाला बोल रहा है। ठीक है तुम खाओ अधिक क्रियाशीलता वाला में, लेकिन बेहतर तो ही है ना। अब तुम गरीब है, तुमको नहीं पुर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइंस बदल जाएगा। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई कम वोल्ट का है तो उसका क्रियाशीलता अधिक होगा, अगर कोई अधिक वोल्ट का है तो उसका क्रियाशीलता। तो पहले के जो राजा महाराजा रहते थे वो क्या करते थे, चांदी के बर्तन में खाना खाया करते थे। इतिहास में नहीं पढ़ता है, पहले कौन राज चलता था, राजा महाराजा वाला, तो वो सब चांदी के बर्तन में खाना खाया करता था। आम प्रजा जो था वो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाया करता था। तो होता क्या था, क्या होता था, कुछ नहीं होगा, होगा कौन चीज। बस इतना टा जानो कि अगर कहीं पे हमको वोल्ट समझना है, हमको बर्तन और खाना वो सब नहीं समझना है। अगर कहीं पे वोल्ट कम है तो वो क्रियाशीलता उसका अधिक होगा, अगर कहीं पे वोल्ट ज्यादा है तो उसका क्रियाशीलता कम होगा। अभी इससे सवाल पूछेंगे, पीटेंगे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, नेल पॉलिश पे। समझा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।